Hey guys, welcome back to my channel Knowledge Delta. So after a long time we are here again and today we are discussing about French Revolution. Let's start. French Revolution. आज हम फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने हमें दिया क्या है। आज हम बात करते हैं इक्वेलिटी की, लिबर्टी की। ये सारे जो हमारे राइट्स हैं ये हमें कहाँ से मिले हुए हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ये आज जो लिबर्टी की लोग बातें करते हैं या इक्वेलिटी की जो बातें करते हैं ये हमें डिराइव कहां से हुआ, कहां से अचीव किया हमने। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये हमें पता होना चाहिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन ये हिस्टोरिकल एक आप ये कह सकते हो ये माइलस्टोन है जिससे कि आपको ये जो राइट्स हैं आज के टाइम में जो आप यूज करते हैं वो आपको इसी रेवोल्यूशन ने दिया है। ये यहां पर एक बात की जा रही है 14 जुलाई ऑफ 1789। On the morning of the 14 July 1789, the city of Paris, यहाँ पेरिस की बात की जा रही है और इस समय यहाँ जो एक आपको बताया स्टेट इन अलार्म, मतलब कोई ऐसी घटना घटने वाली है। अलार्म का मतलब क्या होता है? जिससे आप अवेक हो जाते हो। तो यहाँ पर अलार्म की स्टेज पर बताया गया है यहाँ पर कि एक मॉर्निंग जो कि 14 जुलाई की है और डेट आपको हमेशा ये याद रखनी है 14 जुलाई 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये इनिशियल पॉइंट, मतलब आप ये कह सकते हो ये स्टार्ट जो हुआ आपका इस दिन से हुआ। तो यहां पेरिस की बात की जा रही है और वहां पर जो स्टेट था वो एकदम अलार्म का था, लोग एकदम अवेक थे। अब यहां पर एक रूमर आ रही थी, जो किंग है उसने कमांड किया है कि यहां पर एक ट्रुप आने वाली है। ट्रुप मीन सैनिकों का एक ग्रुप होता है जो कि उस सिटी पर अटैक करने वाला है। ये रूमर था और लोग एकदम अवेक थे कि ऐसा कुछ होने वाला है। अब यहां पर क्या है, लोगों ने भी एक अपनी जो आप कह सकते हो ट्रुप टाइप में यहां पर एक वर्ड यूज किया गया मिलिशिया। मिलिशिया का मतलब क्या होता है? जब सिविलियंस जो होते हैं वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और जो सरकार के अगेंस्ट जो है वहां पर वो अपना जो राइट है या जो भी उनकी जो एक्सप्रेशन है उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर सम 7000 मीन्स ये जो आपको नंबर दिखाए गए हैं, अब ये नंबर ये नहीं है कि इनमें सिर्फ मैन है, दोनों ही इंक्लूड किए गए हैं, मैन और वुमेन दोनों। ये गैदर्ड है टाउन हॉल के सामने और इन्होंने जो है एक डिसीजन लिया कि हम भी सरकार का विरोध करेंगे। अब यहां हुआ, अब एक वर्ड आता है यहां पर बास्तिल। इसे बास्तिल भी बोलते हैं और बैस्टिले भी बोलते हैं। तो अब ये देखिए यहां पर बैस्टिल ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। यहां जो ये लोग इकट्ठे थे इन्होंने क्या किया, इनको ये था इनके पास कोई आर्म्स नहीं थे, कोई एम्यूनिशन नहीं, कोई बॉम्ब नहीं, कोई हथियार नहीं। अब ये क्या चाह रहे थे, ये सारे गैदर्ड होकर और इन जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उन पर ये धावा बोलना चाहते थे, अटैक करना चाहते थे। क्यों? अब बैस्टिल जो है ये क्या दिखा रहा था? बैस्टिल ये जो है डेस्पोटिक रूल को सिंबलाइज करता था। जो डेस्पोटिक रूल उस समय में शासन कर रहा था फ्रांस में उसको ये जो है सिंबलाइज करता था और लोग बहुत ही हेट्रेड के साथ या घृणा के साथ जो है बैस्टिल को देखते थे। अब यहां पर क्या था, जो कॉमन पीपल थे जिनको की प्रिजनर बना रखा था उनको भी इस फोर्ट्रेस में जो है बंद रखा हुआ था। अब इनका कहने का मतलब जो ये कॉमन पीपल हैं ये गैदर्ड होकर यहां जाएंगे और इनका जो दो टारगेट हुआ, एक तो प्रिजनर को रिलीज कराना और दूसरा क्या है, जो गोला बारूद है या एमिनेशन जो आप कह सकते हो वो उनको कलेक्ट करना है, क्योंकि इनको तो सरकार से लड़ना है, वो ट्रुप्स से लड़ना है। तो उन ट्रुप्स के पास तो बहुत सारा एमिनेशन है, बहुत सारे आर्म्स हैं, लेकिन ये जो कॉमन पीपल हैं इनके पास तो कोई आर्म्स नहीं है। तो इनका मोटिव ये था कि जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं इनको तोड़कर इन पर अटैक करके इन्हें जो है एमिनेशन अचीव करना था और जो यहां पर प्रिजनर थे उनको रिलीज करना था। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने अटैक कर दिया। अब यहां पर जो बैस्टिल का जो कमांडर था, ये इस लड़ाई में इस आपाधापी में क्या हुआ, जो कमांडर था वो कमांडर मारा गया और ले देकर इन्होंने ओनली 7 प्रिजनर्स को ही रिलीज कर पाए और इन्होंने धावा बोला और बैस्टिल की तोड़फोड़ कर दी और उसके जो फ्रेगमेंट्स थे, उसके जो स्टोन के फ्रेगमेंट्स थे उनको इन्होंने जो मतलब कि इन्होंने, अब मान लीजिए इतना बड़ा जो 7000 का ग्रुप है वो वहां पर जाकर अटैक करेगा तो वहां पर ट्रुप कितना रोक लेगी उसको, जनता एक साथ जो टूट पड़े अगर किसी चीज पर तो वहां पर ट्रुप्स क्या कर लेगी। तो यहां पर भी यही चीज हुआ, बैस्टिल के इस किले पर जो है हमला बोल दिया गया और वहां से कमांडर जो है उसकी हत्या कर दी गई, उस जनसंहार में वो मारा गया और 7 प्रिजनर ही रिलीज हुए। बाकी इन्होंने क्या किया, उसकी मतलब उसे डिमोलिश कर दिया गया, उस बैस्टिल को, उस किले को जो है उसे डिमोलिश कर दिया गया और लोगों ने उसको तोड़फोड़ करके उसके जो पत्थर के टुकड़े थे वो मार्केट में ले जाकर बेचने लगे। अब क्यों बेचने लगे? क्योंकि यहां पर ये दिखा रहा है, मैंने आपको बार बार बोलूंगी मैं, कि ये जो था डेस्पोटिक रूल को सिंबलाइज करता था और इन्होंने ये कि हम जीत गए, आप लोग ये कि इसके फ्रेगमेंट के टुकड़े अपने अपने घरों में सजा लेना कि हमने बैस्टिल को तोड़ दिया, डिमोलिश कर दिया। इसलिए जो है यहां पर ये अपनी घृणा को या जो ये जो टाउन हॉल के सामने जो लोग थे 7000 उन्होंने मिलकर बैस्टिल के किले को डिमोलिश कर दिया और अपने हिसाब से जो ये प्रिजनर रिलीज कराना चाह रहे थे वो 7 प्रिजनर को भी इन्होंने रिलीज करा लिया। पूरे को तो नहीं करा पाए लेकिन यहां पर 7 को रिलीज करा लिया गया। अब ये जो मैं आपको इवेंट बता रही हूं ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का ही इवेंट है और ये स्टार्ट हुआ, बाद में जाकर इस पे ध्यान दिया गया कि ये स्टार्ट ऐसे हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन क्या था। ये सारे रीजन जो यहाँ पर लोग भड़के हुए थे या ये जो सरकार में और कॉमन पीपल में जो टकराव हो रहा था, इसके कारण क्या थे। यहां पर आया था राइज
हाइक हुआ था प्राइस किसका, फूड ग्रेन्स का, स्टेपल फूड का, इसके कारण। तो फर्स्ट ये हमारा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है स्टार्ट कैसे हुआ। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। यहाँ फ्रेंच सोसाइटी की बात कर रहे हैं हम और 18th सेंचुरी की उस अराउंड में। अब यहाँ पर जो है मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो फ्रेंच सोसाइटी था वो 3 स्टेट में जो है डिवाइडेड था। फर्स्ट स्टेट जो यहाँ आता है ये देखिए, फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, यानी कि जो चर्च वगैरह थे उनको जो हैंडल करते थे उन लोगों को क्लर्जी बोला जाता था और ये फर्स्ट स्टेट में जो है इंक्लूडेड थे। सेकंड स्टेट आता है आपका नोबिलिटी, ये हो गए जो जमींदार या फ्यूडल सिस्टम से जो भी रिलेटेड थे या आप कह लो राजा के संबंधी वगैरह, उनको नोबिलिटी में रखा गया, ये सेकंड स्टेट में आते थे। थर्ड स्टेट में वो लोग आते थे जो बिग बिजनेसमैन थे, चाहे वो एडवोकेट थे या फिर पढ़े लिखे लोग थे, जो बाद में हो गए थे। पहले जो स्टार्टिंग में जो था वो इतने प्रॉस्पिरियस नहीं थे, पीजेंट्स, आर्टिजन्स एंड लेबर। तो आपको मेनली जो ध्यान रखना है वो ये 3 जो आपको स्टेट बताए गए हैं, फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी, सेकंड स्टेट में नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट में जो है ये पूरा यहाँ पर जो है एक ग्रुप है, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, ऑफिसर्स एंड पीजेंट्स, आर्टिजन्स एंड लेबर्स वगैरह जो है इनका ग्रुप हुआ करता था। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताने की कोशिश करूंगी, जो ये फर्स्ट स्टेट है एंड सेकेंड स्टेट, इनको टैक्सेस से बिल्कुल बाहर निकाल रखा था, इन्हें टैक्सेस देने की जरूरत नहीं थी। और जबकि ये जो 2 आपके स्टेट हैं ये ज्यादा अमीर थे, इनके पास ज्यादा पैसा था, बाय बर्थ इनको प्रिविलेजेस मिले हुए थे। बाय बर्थ यानी प्रिविलेजेस क्या होता है, विशेषाधिकार बाय बर्थ, जबकि बाय बर्थ नहीं मिलना चाहिए। क्यों, उसने सोशल में या आप सोसाइटी में कोई अपनी इमेज बनाई नहीं, उसको बाय बर्थ प्रिविलेजेस क्यों मिल रहे हैं? तो इसका बाद में विरोध भी हुआ है, ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। और जो थर्ड स्टेट है, सारा जितना भी टैक्सेस था वो इसको भरना होता था, जबकि ये जो थर्ड स्टेट है इसमें कौन आ रहे थे, पीजेंट्स आ रहे थे, आर्टिजन्स आ रहे थे, लेबर। आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये पुअर लोग हैं, पॉवर्टी से जो है ये सफर्ड हैं, इनको ही टैक्सेस भरना था। ये 2 जो स्टेट हैं इनको फ्री कर रखा था, इन्हें कोई टैक्सेस नहीं देना था। आप ये देख लीजिए, शुरुआत से जो हमारा सोसाइटी है, तो हम ये नहीं कह सकते ये इंडिया में ही ऐसा होता है, बाहर की कंट्रीज में भी यही चीजें होती हैं। तो यहां पर ये दिखाया गया है, 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, 3 स्टेट में डिवाइड कर रखा है। यहां पर फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी आते हैं, सेकंड में क्लर्जी कौन होते हैं, मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूं, क्लर्जी कौन होते हैं, जो चर्च वगैरह हैंडल करते हैं। और यहां पर एक चीज और बताऊंगी, क्लर्जी जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स जो है, या आप ये कह लो फर्स्ट स्टेट के लोग जो थे वो एक इनडायरेक्ट टैक्स जो था वो लेते थे, उसे बोलते थे टाइथ। वो इनको जो कॉमन पीपल थे, ये वाले लोग, इनको इन्हें देना होता था ये टैक्स। और एक होता था टाइल, जो कि इनको स्टेट को देना होता। वो जो आप ये कह सकते हो वो तो मतलब कि डायरेक्ट टैक्स है, जो टाइल है वो डायरेक्ट टैक्स है जो कि स्टेट को देना है, और जो टाइथ है वो इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि इन्हें क्लर्जी लोगों को देना है। और वो सारे टैक्सेस देने किसको हैं, सारे टैक्सेस इसी को ही देने हैं। अब यहां पर एक कंपोजिशन मैं बताती हूं आपको, 90% जो ये पूरा जो आपका कंपोजिशन बन रहा है यहां पर पॉपुलेशन का, तो वहां पर मैं एक चीज बताती हूं आपको, 90% जो है आपका ये पीजेंट्स या ये वाला जो कैडर है ये 90% आ गया आपका, ठीक है। मतलब ये जो पॉपुलेशन है ये 90% है और ये दोनों मिलाकर कितना है, 10%। लेकिन जब हम अगर लैंड की बात करें तो लैंड जो है इसमें सिर्फ 40% इनके पास है, मीन्स 40%, यानी कि कुछ जो है जो अमीर लोग हैं उनके पास है, बाकी पीजेंट जो है उनमें तो कुछ ही लोग हैं जिनके पास अपनी जमीन है, अदरवाइज है ही नहीं, ज्यादातर जो है वहां पर लैंडलेस हैं। मैं फिर से दोहरा रही हूं, फिर से ध्यान रखना, जो ये थर्ड स्टेट के लोग हैं इनकी पॉपुलेशन 90% है, और जो ये फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग हैं ये 10% है इनकी पॉपुलेशन। लेकिन जब हम जमीन की बात करते हैं तो जमीन के हिस्से में जो प्रोपोर्शन आता है वो उल्टा हो जाता है। ये फर्स्ट और सेकंड जो स्टेट है इसके पास 60% जमीन है, और बाकी जो आपको 40% बचा वो इतने सारे लोगों के बीच में डिवाइडेड है। समझ में आई मेरी बात? 90% लोगों के पास 40% जमीन है, यानी कि लैंड है, और जो पीजेंट्स और आर्टिजन की बात कर रहे हैं हम, तो उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके पास थोड़ी बहुत जमीन है और बाकी तो लैंडलेस हैं। बाकी जो ये हैं बिग बिजनेसमैन या फिर मर्चेंट, ऑफिसर्स, ये जो है इनके पास जमीन है, बाकी ये बेचारे तो ऐसे ही हैं, इनके पास है ही नहीं। तो आप ये देख लीजिए, तो यहां पर टैक्सेस इनको भरना है, लेकिन इनके पास कमाने के साधन बहुत कम है, कमाने के साधन जमीन बहुत कम है, लेकिन टैक्सेस सारा इनको भरना है। तो ये कितनी बड़ी मजबूरी है, नेचुरली है, ये एग्रेशन तो आएगा ही, रेवोल्यूशन तो होगा ही। किसी को जब आप इतना सफर करोगे, किसी को आप इतना तड़पाओगे, तो नेचुरली है वो गुस्सा, वो एंगर तो फूटेगा। तो यहां पर ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। आई होप ये आपको तीनों स्टेट क्लियर हो गए होंगे जो ये मैंने आपको कंपोजिशन बताया है। अब आते हैं यहां पर, यहां देखिए इन 1774 ये लुइस 16 का समय है, यहां पर ये थ्रोन पर बैठा, राजगद्दी इसने संभाल ली। ईयर कौन सा है, ईयर आपको ध्यान रखना है 1774।
ये थ्रोन पर बैठा और जिस समय ये राजगद्दी पर बैठा, इसको ट्रेजरी जो है वो, जब इसका शासन था तो इसको ट्रेजरी जो है वो खाली मिला। ठीक है, खाली मिला, एम्प्टी। तो अब ये शासन कैसे चलाएगा और क्यों मिला? जिस दौरान ये यहां पर शासन पर बैठा, ये जिस समय बैठा ये 20 ईयर्स का था और ये बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था। आपको ये ध्यान रखना है, 1 मार्क में कई बार पूछ लिया जाता है कि जो ये प्रिंस था या लुइस 16 था, ये किस फैमिली से बिलोंग करता था, तो आपको ध्यान रखना है बर्बन फैमिली से। और जब ये थ्रोन पर बैठा था, ही वॉज 20 ईयर्स ओल्ड और इसकी शादी मैरी एंटोनेट से हुई थी, जो आपको याद रखना है वो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी। अब जब ये थ्रोन पर बैठा तो इसे ट्रेजरी खाली मिली। खाली मिली, इसका रीजन क्या है? देखिए यहां पर लिखा भी है, ड्यूरिंग हिज रेन ही फाउंडेड एन एम्प्टी ट्रेजरी। अब इसके रीजन क्या है? रीजन ऑफ एम्प्टी ट्रेजरी, इसका रीजन मैं आपको बताती हूं। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड इट ड्रेन द मनी। जब भी कोई वॉर होता है, मैं आपसे पहले भी ये बता चुकी हूं कि जो ये वॉर है कभी भी किसी का भला नहीं करती, क्योंकि नुकसान दोनों तरफ से होता है, किसी एक तरफ का नहीं होता। तो यहां पर बात की जा रही है लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड इट ड्रेन द मनी, तो पैसा जो है पानी की तरह बहा, फर्स्ट रीजन। सेकंड आता है कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग। देखिए जब हमारे पास पैसा कम होता है तो हम क्या करते हैं, खर्चा कम करते हैं, अपना एक्सपेंस बचाते हैं। लेकिन यहाँ प्रिंस उल्टा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जो ट्रेजरी है वो एम्प्टी है, वो अभी भी कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द कोर्ट एट द इमेंस, मतलब कोर्ट में वो फालतू एक्स्ट्रा वैकेंसी जो है वो दिखा रहा है, खर्च कर रहा है, वो पैसा रोकने की कोशिश नहीं कर रहा कि ट्रेजरी खाली है। तो यहां पर कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द कोर्ट एट द इमेंस, उस पर भी उसने कोई रोक टोक नहीं लगाई। फ्रांस हेल्प्ड, अपनी हालत इसकी खस्ता है लेकिन दूसरों की मदद कर रहा है। तो यहां देखिए फ्रांस हेल्प्ड, हेल्प तब करे ना जब हमारे पास बहुत हो। यहां खुद इसकी हालत इतनी खस्ता है, उसके बावजूद ये क्या कर रहा है, अमेरिकन कंट्रीज। अब यहां पर ये हेल्प क्यों कर रहा है? यहां पर देखिए क्योंकि इसका कॉमन एनिमी था ब्रिटेन, जिसको हराने के लिए इसने 13 अमेरिकन कंट्रीज की इसने हेल्प की कि भाई दुश्मन तो एक ही है तो क्यों ना इसको हम हेल्प करके इसे हरा दें। अब यहां देखिए फ्रांस हेल्प 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर लिबर्टी फ्रॉम कॉमन एनिमी ब्रिटेन। यहां पे मैं ब्रिटेन लिखना भूल गई हूं, मैं ब्रिटेन लिख रही हूं। तो ये ध्यान रखना है आपको, ब्रिटेन जो था इनका कॉमन एनिमी था। ठीक है, लैंडर्स वांटेड इंटरेस्ट। अब इसने कर्जा तो ले लिया, चाहे वो किसी के लिए, इसने डेब्ट जो लिया वो चाहे अभी आपका चेहरा जानता है क्योंकि आप डेब्ट ले रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है उसको मतलब नहीं है। तो यहां क्या है, लैंडर्स वांटेड इंटरेस्ट ऑन द डेब्ट एट 10%। जो उसको उधार दे रहा है, लैंडर्स यानी उधार देने वाला, वो क्या चाहता है, 10% का इंटरेस्ट चाहता है। मुझे नहीं पता भाई 10% का इंटरेस्ट चाहिए, आपने मुझसे लोन लिया है या उधार लिया है, मुझे ये इंटरेस्ट चाहिए, आप मुझे लाकर दोगे। नेक्स्ट, रेगुलर एक्सपेंसेस। अब भाई राजा है तो उसे तो पूरी प्रजा का ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे स्टेपल फूड है, जो भी सिविलियन को चाहिए उसे उपलब्ध कराना है, अवेलेबल कराना है। रेगुलर एक्सपेंसेस, आर्मी, एजुकेशन, कोर्ट, गवर्नमेंट ऑफिसर्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें इसे मेंटेन करनी है। अब यहां देखिए इसकी गलती देखते जाइएगा। जो लुई 16 है, जब ये बैठा इसने तभी देखा कंडीशन यहां पर खराब है, उसके बावजूद भी इसने कोई प्रिवेंशन नहीं लिया। और ये सारे रीजन हो गए आपके रीजन ऑफ एम्प्टी ट्रेजरी। और बाद में इसने क्या किया, ये सारे टैक्सेस, मतलब कि अब इसे पैसा चाहिए, कॉमन पीपल के ऊपर जो है इसने टैक्सेस बढ़ाना स्टार्ट कर दिए। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रगल टू सर्वाइव, पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस। अब यहां पर सबसे पहली बात, जब भी हम किसी भी प्रॉब्लम की बात करते हैं, प्रॉब्लम रेज कहां से होती है, जहां पर पॉपुलेशन जो है इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, वो भी एक प्रोपोर्शन से बाहर। मींस जैसे अब यहां पे दिखा रखा है, पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। जो यहां पर आप इतना बड़ा जो है गैप देख रहे हैं, पॉपुलेशन में राइज देख रहे हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग बाकी चीजों में राइज नहीं हुआ, ओनली पॉपुलेशन राइज कर रही है, बाकी चीजें वैसे की वैसे ही स्टेबिलिटी में चल रही हैं। तो नेचुरली है, प्रॉब्लम तो क्रिएट होनी है। दैट वाज द रीजन ऑफ हाई प्राइस ऑफ द स्टेपल फूड। अब यहां पर जब आप देखेंगे कि पॉपुलेशन राइज हो रहा है तो लोग जो हैं स्टेपल फूड और जो भी जो फूड ग्रेन्स हैं उनको खरीदने वाले ज्यादा हो जाएंगे, और क्वांटिटी या आप अमाउंट कह लो जो है वो उतने का उतना ही है, तो नेचुरली है प्राइस जो है हाइक होगा। लेबर्स जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं या वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, वो एट दी फिक्स्ड वेजेस, वहां पर उनके वेजेस में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हुई, उनके जो ऑनर्स हैं वो उन्हें उसी ही जो उनको पहले जो वेजेस दे रहे थे उसी वेजेस पर वहां पर काम करा रहे हैं, उनके वेजेस में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। जबकि उनको अगर फूड ग्रेन खरीदना है तो उसके लिए उन्हें दुगने चौगुने पैसे देने पड़ रहे हैं। तो वो इवन ये सोचिए कि जो वो अर्न कर रहे हैं उस अर्निंग से वो बेसिक नीड भी अपनी फुलफिल नहीं कर सकते। Laborers worked in the factories and workshop at fixed wages, which was not increased. They could not fulfill basic need.
इवन ये सोचिए कि वो अपनी बेसिक नीड भी पूरी नहीं कर पा रहे। थिंग्स बिकेम वर्स व्हेनेवर ड्राउट और हेल्प रिड्यूस द हार्वेस्ट। जब कभी सूखा पड़ जाता है या फिर ओले गिर जाते हैं जिसके कारण जो हार्वेस्ट है यानी कि जो कटाई है फसल की वो खराब हो जाती है, उन सब के कारण क्या होता है और भी ज्यादा प्राइस हाइक हो जाता है और जिससे कि ये कंडीशन आ जाती है, इसे ही कहा जाता है सबसिस्टेंस क्राइसिस। यानी कि इसे आप एक नॉर्मल वे में कहेंगे तो एन एक्सट्रीम कंडीशन इन विच दे कुड नॉट फुलफिल देयर बेसिक नीड। तो ये आपका रहा स्ट्रगल टू सर्वाइव। नेक्स्ट टॉपिक इज a growing middle classes envisages an end to privileges। मीन्स यहाँ पर जो मिडिल क्लास हैं उन्होंने एक ऐसी धारणा रखी और ये कल्पना की कि जितने भी विशेषाधिकार हैं उसको खत्म किया जाए। वो कैसे किया जाए और कैसे हुआ? ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट। अब यहाँ थर्ड स्टेट की हमने बात की स्टार्टिंग में, तो मैंने वहाँ बताया था आपको कि बिजनेसमैन, पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड पीपल जो थे वो भी थे, पर वो हुए कैसे, वो एजुकेटेड बने कैसे? यहाँ एक जो ग्रुप है जो थर्ड स्टेट का, उन्होंने जो है क्या करा, ओवरसीज ट्रेड स्टार्ट किया। ओवरसीज जब ट्रेडिंग होने लगी और इन्होंने अर्निंग स्टार्ट कर दी तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी हो गए, तो बड़े बड़े मर्चेंट बनने लगे और जो एडवोकेट थे वो बनने लगे लॉ से रिलेटेड, और ऐसे करके जो एक आप ये कह सकते हो थर्ड स्टेट में एक ऐसा ग्रुप भी बन गया जो काफ़ी एजुकेटेड पीपल थे। अब ये जो मतलब यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की जो सेल हो रही थी ओवरसीज ट्रेड के, ये क्या क्या था, वुलन एंड सिल्क, इसको जो है ओवरसीज ट्रेड करते थे, मतलब दूसरी कंट्रीज में भी भेजा करते थे। दे बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी गॉट प्रिविलेजेस बाय बर्थ। मतलब इनका विश्वास था, जो पढ़े लिखे लोग हैं अब वो ये कहने लगे हैं, उनको समझ में आने लगी है कि सोसाइटी में ऐसा कोई ग्रुप होना ही नहीं चाहिए कि जिसको बाय बर्थ जो है विशेषाधिकार या प्रिविलेजेस मिले। बार बार यहाँ पर वर्ड आ रहा है प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस मीन्स किसी को, किसी भी ग्रुप को विशेषाधिकार देना। जैसे कोई मान लो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का बेटा है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को वो विशेषाधिकार, वो प्रिविलेजेस मिलेंगे ना, उसके बेटे को क्यों मिलेंगे? उसका तो सोशल कोई रोल नहीं है, वहां पर कोई डिग्निटी नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है, तो आप उसके बेटे को क्यों रोल दोगे? तो यहाँ वही बात की जा रही है, बाय बर्थ जो है किसी को भी प्रिविलेजेस नहीं देना। ये जो वर्ड आ रहा है, ये प्रिविलेजेस जो है विशेषाधिकार वो आपने नहीं देना बाय बर्थ, जब तक कि उसका कोई सोशल जो है कंडीशन या पोजिशन ना हो। दीज आइडियाज envisages a society based on freedom and equal laws and opportunities for all। मतलब इनका जो आइडिया था और ये लोग जो सोच रहे थे, जो पढ़ने लिखने वाले लोग थे, अब वो ये सोचने लगे कि सोसाइटी में जो लोग भी रह रहे हैं उन सब के लिए इक्वल लॉज हैं, कानून बराबर है, अपॉर्चुनिटी भी जो है बराबर है जो उनके सामने। ये फिलोसफर वगैरह जो हुए, जैसे आप जीन जैक्स रोज़ेयू की बात करेंगे, मॉन्टेस्क्यू की बात करते हैं अगर हम, तो ये सब जो है इन्होंने काफ़ी सारे जो है लॉज वगैरह दिए, जैसे टू ट्रीटाइज ऑफ द गवर्नमेंट या सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं हम। तो ये सारे जो है ये फिलोसफर इन्होंने इसमें जो है इक्वलिटी की बात की, स्टेट कैसे चलाया जाए, राजा का क्या रोल है, ये सब सारा जो है हम आगे आपको बताएंगे। तो यहाँ पर जो है फिलोसफर जो है वो भी यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि इक्वल लॉज है, अपॉर्चुनिटी भी बराबर मिलेगी। तो ये ग्रोइंग मिडिल क्लास जो है इसमें ये सब चीजें आपकी आती हैं। हम बात कर रहे थे फिलोसफर्स की, तो यहाँ जो इनमें जो फिलोसफर्स आते हैं जो इक्वलिटी की बात कर रहे हैं और प्रॉपर राइट की बात कर रहे हैं कि सभी जो है यहाँ इक्वल हैं, इनमें जो है यहाँ 3 फिलोसफर्स के नेम दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट है जीन लॉक। अब हम अगर लॉक की बात करें तो लॉक क्या कहते हैं, साउट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। यानी कि ये कहते हैं कि ये बिल्कुल इनकार करते हैं इस पद्धति में कि सारी शक्ति जो है राजा के पास है। जो दैवीय शक्ति है वो, मतलब कि राजा को जो है उस समय में देवता माना जाता था कि भगवान ने उसे यहाँ भेजा है और वो जो कहेगा वही होगा। तो वो क्या कह रहा है यहाँ पर, जीन लॉक क्या कहता है, साउट टू रिफ्यूट, मतलब वो इनकार करता है द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन, मतलब ये जो दैवीय शक्ति है या दैवीय परंपरा है या दैवीय सिद्धांत है उसको ये गलत मानता है और ये कहता है कि एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क जो है ये बिल्कुल बकवास है, इसको बिल्कुल भी नहीं मानना। राइट ऑफ द मोनार्क इन हिज, और उसकी जो बुक थी, जो जिस बुक में इन्होंने ये इनकार किया था या जो लिखा था, वो बुक का क्या नाम था, टू ट्रीटाइज ऑफ द गवर्नमेंट। ये आपको याद रखना है, ये किसकी बुक थी, टू ट्रीटाइज ऑफ द गवर्नमेंट, ये जीन लॉक की या जीन जैक्स लॉक जो है, सॉरी जीन लॉक जो है, आप नाम याद रखिएगा, ये इनकी बुक है टू ट्रीटाइज ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें कि ये कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन, इससे ये इनकार करते हैं। और मोनार्क जो है, वहां का राजा जो है, उसमें एब्सोल्यूट पावर ये बिल्कुल भी नहीं मानते कि आप सारी शक्ति उसको दे दो, अपनी सारी शक्ति आप जो है राजा में मानते हो, ये गलत है। तो वो इन्होंने अपनी इस बुक में ये बताया है। नेक्स्ट आते हैं आपके रूसो, या आप रोज़ेयू बोल सकते हैं। तो रूसो की जो है बात की करते हैं अगर हम, तो कैरी द आइडियाज फॉरवर्ड। आप इसी के जो इसका आइडिया था उसको इसने आगे किया और उसी में कुछ आगे इन्होंने बताया। क्या बताया कि गवर्नमेंट और जो एक लोग हैं इनके बीच में क्या होना चाहिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये इनकी, आप ये बोल सकते हो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी किसने दी, तो आपको ध्यान रखना है किसका होगा, रूसो का।
ठीक है, रूजो आपने नाम याद रखना है, जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी, और इन्होंने ये बोला जो पीपल्स हैं, जो यहाँ पर लोग हैं और जो इसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये दोनों आपस में मतलब कि दोनों की संधि होगी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक दूसरे का मतलब साझा सरकार बनेगी। ये नहीं कि पीपल्स कुछ कह रहे हैं, लोग कुछ कह रहे हैं और रिप्रेजेंटेटिव वहां पे कुछ कह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो ये हो गया इनका रूजो का। अब नेक्स्ट आता है मोंटेस्क्यू। अगर हम मोंटेस्क्यू की बात करें तो इनकी बुक है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। अब ये स्पिरिट ऑफ द लॉज में क्या कहते हैं, जैसे हमें पता है गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने ऑर्गन होते हैं। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि जो गवर्नमेंट है वो कितने उसके ऑर्गन होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो यहां पर भी जो मोंटेस्क्यू है ये उस जमाने की बात है, आज हमें पता है ना कि ये जो है ये गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं, लेकिन मोंटेस्क्यू जो है उन्होंने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में ये बताया, ही प्रपोज्ड अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट के अंदर जो है उन्होंने पावर बांटी कि किसी एक के हाथ में पावर नहीं रहेगा, किसी भी के एक के हाथ में अगर पावर रहता है तो वो अपने आप को क्या समझने लग जाता है, मैं यहाँ का दादा हूं, मैं जो कहूंगा वही होगा। तो उसने कहा कॉन्सेंट्रेट होना ही नहीं है, किसी सोल राइट या किसी सोल हैंड में ये पावर होनी ही नहीं चाहिए। जो पावर है वो डिस्पर्स होनी चाहिए, मतलब अलग अलग लोगों के पास जो है पावर होनी चाहिए, किसी एक के हाथ में नहीं होगा। तो जैसे ही देखा आपने सारी पावर जब राजा के हाथ में है तो वो वहां पर क्या करता है, क्या करने लग जाता है, एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट करता है, शोषण शुरू कर देता है। तो यहां पर मोंटेस्क्यू ने बोला इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज ही प्रपोज्ड अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन तीनों लेवल में जो है इसने पावर का डिवीजन करने को कहा। तो यहां पर तीन नाम आपको क्या क्या ध्यान रखना है, जीन लॉक, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया आपको टू ट्रीटाइज ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें ये बोला कि ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन है ये बिल्कुल गलत है, इसको रिफ्यूज किया इसने। फिर रूसो की बात करें तो इन्होंने क्या कहा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी को इन्होंने जोर दिया, और पीपल्स और जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इनके बीच में अच्छा संबंध होना चाहिए, यानी कि इन दोनों की बातचीत होनी चाहिए तभी कोई डिसीजन होगा। आगे आते हैं मोंटेस्क्यू पर, तो इन्होंने कहा द स्पिरिट ऑफ द लॉज में कि जो गवर्नमेंट है या पावर जो है उसमें डिवीजन होना चाहिए, पावर किसी एक के हाथ में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो फिलोसफर्स जो थे इन्होंने अपने अपने मत दे दिए। अब देखिए फिलोसफर तो बुक में लिखते हैं, अब ये सारी बातें जो है लोगों में फैलेंगी कैसे। दिस मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट, ये जो फिलोसफर थे इन्होंने जो ये लिखा, आपको पता है 13 कॉलोनीज की बात की थी हमने कि जो लुई थे, लुई 16, उन्होंने 13 कॉलोनीज को जो है लिबर्टी देने में पैसे जो है अपने लगाए थे, जिनके कारण उनका ट्रेजरी खाली हो गया। वो 13 कंट्रीज जब यहाँ पर अमेरिकन कंट्रीज जब डिक्लेयर हो गई कि वो लिबर्टी हो गई है, उन्होंने ये सारा मॉडल यहाँ पर अपने संविधान में लागू कर लिया। यूएसए की जो 13 कंट्रीज जो यहाँ पर जो आप कह लो कि 13 कॉलोनीज जो डिक्लेयर हुई लिबर्टी को, उन्होंने क्या किया, उसके बाद इस मॉडल को उन्होंने ये जो यहाँ पर दिया गया है उसको इंक्लूड कर लिया और उसे जारी कर दिया आपने। अब इसके बाद ये सारी चीजें जो पढ़े लिखे लोग थे वो बुक्स में पढ़ते थे, सैलून में बातें होने लगी। खाली टाइम लोगों के पास कहाँ होता है, कॉफी शॉप या सैलून। सैलून में लोग बाल कटवाने जा रहे हैं तो अब भाई इतना टाइम लगेगा, तो ठीक है इधर उधर की थोड़ी बहुत बातें कर ली, सोसाइटी में क्या चल रहा है वो बातें कर ली। तो ये जो पढ़े लिखे लोग थे ये सब बातें करते थे। लेकिन अब लोगों में जागरूकता तो आ रही है, लेकिन एजुकेटेड पीपल तो चलो ठीक है बुक्स पढ़ लेंगे, लेकिन जो लोग लिटरेट नहीं है, जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते, दे कांट रीड एंड राइट, अब उनको कैसे बताया जाए। तो ये लोग जितने भी पढ़े लिखे लोग थे ये लाउडली बात करते थे कि जिससे जो लोग नहीं पढ़ पा रहे वो भी सुन लें और अपने राइट के लिए वो भी अवेक हो जाए। तो जितने भी सैलून थे, कॉफी शॉप थे, वहां पर यही बातें चलती थी और लोगों के माइंड में अब ये भर गया था कि हमें भी इक्वलिटी चाहिए, हमें भी हमारा राइट चाहिए, बिफोर द लॉ जो है सभी इक्वल हो, सभी के पास राइट हो। तो यहां पर इन फिलोसफर ने जो है एक तरह का यहां पर क्या लोगों के मन में एक आंधी जगा दी कि आप सब भी जो है सरकार से डिमांड करो। तो मोनार्क लुई 16 तो वैसे ही इंपोज करने वाले थे, क्या टैक्सेस इंपोज करने वाले थे लोगों पर, यहां तो लोग पहले से भड़के पड़े हैं। तो अब क्या होगा, तो यहां पर फिलोसफर जो थे वो अपना काम कर चुके हैं, अब लोगों की बारी है, अब लोग क्या करते हैं, कॉमन पीपल क्या करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन स्टार्ट कैसे हुआ, यहाँ पर स्टार्ट मतलब अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ये सारे उसके पेमेंट्स थे जो कि धीरे धीरे करके उस चिंगारी को इकट्ठा कर रहे थे। ऑन 5 मई 1789 लुई 16 कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली। देखिए ओल्ड रिजीम में क्या हुआ करता था, पुराने समय में जो मोनार्क था वो असेंबली जो थी, यानी कि आप ये कह लीजिए तो थर्ड स्टेट था, यहाँ पर स्टेट जनरल है, एक पॉलिटिकल बॉडी है जिसमें कि तीनों स्टेट को वहाँ पर कॉल किया जाता था और बुलाया जाता था। उसके रिप्रेजेंटेटिव जो होते थे उसके आगे जो है मोनार्क अपनी जो भी उसकी टैक्सेस का होता था उसके बारे में बताता था, फिर वो पास करते थे तब जाके उसको मंजूर किया जाता था। 1614 में लास्ट ऐसा हुआ था, लेकिन आज के जो इस डेट पर अगर हम जा रहे हैं 5 मई 1789, मैंने लास्ट आपको बताया 1640 में हुआ था ऐसा, बट आज के टाइम में जो है ये लुई 16 यानी कि इस समय की बात कर रही हूं मैं, तब जो है लुई 16 ने क्या किया, तीनों असेंबली को एक साथ बुलाया कि यहाँ पर न्यू टैक्सेस जो है वो लागू होने जा रहे हैं।
अब यहां पर जब उन्होंने बुला लिया, फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट के जो है 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे और दे वर सीटेड इन अ रो, एक दूसरे के फेसिंग में जो है मतलब कि आप फर्स्ट स्टेट के 300 सेकंड स्टेट के 300 फेसिंग में जो है बैठ गए। लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो कितने थे? 600। उनके लिए कोई सीट नहीं थे, वो कहां खड़े थे? स्टैंड एट दी बैक। इन ये जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट थे इनके पीछे वो खड़े थे। आप लोग ध्यान रखना यहां पर एक चीज, यहां पर जितने भी पीजेंट्स हैं, वुमेन हैं, दे वर नॉट अलाउड इनटू द असेंबली हॉल। बस उनके जो ग्रीवियंसेस थे वो 40,000 लेटर्स लेकर, ये जो यहां पर थर्ड स्टेट के लोग आए थे, जो प्रॉस्पीरियस थे, जो एजुकेटेड लोग थे, वो जो आए थे जिनको सीट नहीं मिली यहां पर, उनके हाथ में 40,000 लेटर्स थे उन वुमेन और उन पीजेंट्स के, जिनके अंदर उन्होंने अपने सारी प्रॉब्लम्स और ग्रीवेंसेस लिखे हुए थे। ठीक है, तो यहां पर ये आपको ध्यान रखना है कि उनको यहां पर सीट नहीं मिली। अब नेक्स्ट में देखिए, अब पास्ट में क्या हुआ करता था कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट सबको मतलब कि एक टुगेदर में जो है सिंगल सिंगल वोट डालने का था। अब मान लीजिए फर्स्ट स्टेट है, सेकंड स्टेट है, दोनों अगर एक जैसा वोट डालता है तो तीसरा स्टेट तो नेचुरली है वो माइनॉरिटी में चला जाएगा, तो दोनों स्टेट जो करेंगे वो होगा, क्योंकि उनको टैक्सेस नहीं भरने पड़ते थे। तो अब यहां थर्ड स्टेट ने क्या कहा कि हमें मतलब हर एक इंसान को जो है वोट चाहिए, यानी हर कोई अपना वोट डालेगा। तो नेचुरली है जब हर कोई अपना वोट डालेगा, 300 ये लोग है रिप्रेजेंटेटिव है, 300 ये है, 600 ये है, तो अब जो मत है वो कैसे होगा, वो प्रॉपर इंडिविजुअली पता चलेगा। लेकिन राजा ने इनकार कर दिया कि हम अभी भी जो है होल एज अ होल लेंगे वो। ठीक है, जैसे ही राजा ने इनकी जो डिमांड है वो रिजेक्ट कर दी, ये इन्होंने क्या किया? दे वर वॉकड आउट। वो सारे के सारे जो है बाहर आ गए थे। कहां? असेंबली हॉल छोड़ दिया, एस्टेट जनरल को छोड़कर वहां से बाहर आ गए। और वो एक टेनिस कोर्ट था, वहां जाकर जो है इकट्ठे हो गए। 20 जून को उन्होंने वो जो स्टेट जनरल थे उन सब ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। वो क्या था? वो पहले वाला जो था स्टेट जनरल था, आपको याद रखना है, जो पॉलिटिकल बॉडी थी। और जो ये जो थर्ड स्टेट के लोग जो बाहर निकल कर आ गए, इन्होंने अपने आप को 20 जून को टेनिस कोर्ट में सारे इकट्ठे हुए और अपने आप को नेशनल असेंबली जो है डिक्लेयर कर दिया। और उन्होंने कहा कि हम तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे, तब तक अलग नहीं होंगे, जब तक कि हम फ्रांस के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट ना कर ले। उन्होंने कहा कि हम तब तक अलग नहीं होंगे। अब यहां पर दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मिराबियो एंड एवेसीज। मिराबियो जो था ये नोबल फैमिली से बिलोंग करता था, नोबल फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन ये चाहता था कि थर्ड स्टेट के जो लोग हैं इनको इनका राइट मिले। देखिए कितना अच्छा है, ये नोबल फैमिली का कोई लुत्फ नहीं उठा रहा है, ये उनसे अलग है। तो मिराबियो आपको नाम याद रखना है। और एक है एवेसीज, ये जो है प्रियस था। तो मिराबियो और एवेसीज जो है यहाँ पर लीडर बन के आए इनका, किसमें? नेशनल असेंबली में। थर्ड स्टेट की बात करें, थर्ड स्टेट के लोग यहाँ पर हैं, उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया और टेनिस कोर्ट में 20 जून को, ठीक है, उन्होंने कहा हम तब तक अलग नहीं होंगे जब तक कि हम फ्रांस के लिए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट ना कर लें। तो आपको ये ध्यान रखना है, डेट जो मैंने बताई, टेनिस कोर्ट बताया, जो जगह थी, उनका लीडर कौन था, ये आपको ध्यान रखना है। और मिराबियो की बार बार मैं बात बता रही हूँ कि नॉवल का था, नॉवल फैमिली से। फ्रांस सीज्ड विद टर्मोइल, लोगों के अंदर अग्रेशन था, गुस्सा था। अब ये जो गुस्सा है वो टर्मोइल में कैसे आया? देखिए, व्हाइल नेशनल असेंबली वाज बिजी एट वर्साइल ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, कह रहे नेशनल असेंबली जो थर्ड स्टेट की जो असेंबली थी वो जो यहाँ बनी, वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, ड्राफ्ट करने में जो है बिजी है। दूसरी तरफ द रेस्ट ऑफ द फ्रांस सीज्ड विद टर्मोइल, दूसरी तरफ जो फ्रांस है वो कैसे भड़काव हो गया, टर्मोइल हो गया, कैसे हुआ, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अ सेवियर विंटर, मतलब बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है यहाँ पर, हैड मीन्ड अ बैड हार्वेस्ट। जब बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है तो क्या होता है, जो फसल है वो खराब हो जाती है, ज्यादा गर्मी पड़ने से भी और ज्यादा ठंड पड़ने से। तो यहाँ कह रहा है अ सेवियर विंटर हैड मीन्ड अ बैड हार्वेस्ट, जो हार्वेस्टिंग हुई वो काफी ज्यादा, मतलब कि आप ये कह लीजिए कि उसमें बहुत कम उपज या प्रोडक्शन जो है सामने आई। द प्राइसेस ऑफ द ब्रेड रोज, ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन। अब देखिए, जैसे ही यहाँ पर प्रोडक्शन कम होगी, जो प्राइसेस ऑफ ब्रेड है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन कम है, लेने वाले ज्यादा हैं, तो वहां पर जो ब्रेड का प्राइस है वो रोज कर जाएगा। अब इसका बेनिफिट कौन उठाता है? बेकर्स। बेकर्स क्या करते हैं, इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करते हैं। क्या करेंगे, हर किसी को ज्यादा कमाने की ललक होती है, तो वो क्या करते हैं, होर्डिंग, यानी कि ज्यादा क्वांटिटी में अपने गोडाउन में जमा कर लेते हैं और वो उस वक्त का इंतजार करते हैं जिस टाइम में वो रेट जो है उनके दुगने हो जाएंगे या चौगने हो जाएंगे, तब हम बेचेंगे। अब उतने टाइम तक जनता क्या खाएगी, ये तो वो सोचते नहीं है। तो वो जो बेकर्स थे उन्होंने क्या किया, होर्डिंग करना शुरू कर दिया। होर्डिंग मींस एक्स्ट्रा अमाउंट गोडाउन में जमा कर लेना और उस अपॉर्चुनिटी का, उस अवसर का इंतजार करना कि जब उसको पैसे ज्यादा मिलेंगे तब वो बेचेगा। लेकिन नेचुरली है कि जो खाने वाली चीजें हैं उसको आप जमा करके रखोगे और उस टाइम में आप दोगे नहीं, तो नेचुरली जनता जो है क्या करेगी, वो आपके शॉप्स पर जो है अटैक कर देगी।
तो यहां हम बात कर रहे थे किसकी, बेकर्स की बात कर रहे हैं हम। तो इन्होंने जो सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया, अब लंबी लंबी लाइनों में जो है वुमेन खड़ी हैं, क्यूज में खड़ी हैं, घंटों घंटों खड़ी हैं, और उसके बावजूद उनको अपने बच्चों के लिए क्या नहीं मिल रहा, फूड नहीं मिल रहा, फूड ग्रेन नहीं मिल रहा। तो अब फिर बेकर जो है जब आपके गोडाउन में है तो आप देख ही नहीं रहे हो, नेचुरली है जनता का गुस्सा फूट पड़ेगा, और उन्होंने क्या किया, बेकरी पर धावा बोल दिया। स्टॉर्म्स इनटू द शॉप्स, शॉप्स के अंदर जो है वो आंधियों की तरह घुस गई, तोड़फोड़ शुरू कर दी। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर्ड द ट्रूप्स टू मूव इनटू द पेरिस। जुलाई कौन सा था टाइम, जुलाई वही 14 जुलाई 1798। बिल्कुल उसी समय पर जो है किंग ने भी ऑर्डर दिया कि पेरिस में जाकर, किसको दिया, ट्रूप्स को, जो सैनिकों की टुकड़ी है उनको, कि जाकर तुम भी पेरिस में अटैक करो। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था जो ये डेट, ये वही डेट है, ये सेम थिंग जो आपको इंट्रोडक्शन दिया था वही यहां पर बता रही हूं। अब कह रहे हैं रूमर स्प्रेड, अब नेक्स्ट उस पर हम आ रहे हैं, इसी के आगे बढ़ते हैं। रूमर स्प्रेड इन कंट्री साइड, जो गांव है वहां की बात कर रहे हैं, वहां पर जो है एक अफवाह फैला दी गई कि जो लैंडलॉर्ड है, जो लॉर्ड्स ऑफ द मैनर थे, जिन्होंने मतलब लोगों को, जो पीजेंट्स हैं उनको खेती करने के लिए जो जगह दे रखी थी, उनकी बात करें, उन्होंने क्या किया, एक तरह के गुंडे मंगवाए हैं, ब्रिगेड्स, हायर द ब्रिगेड्स, इस तरह के गुंडे मंगवाए हैं या ऐसे लोग मंगवाए हैं जो कि उनकी पकी हुई फसल को खराब करने के लिए, जलाने के लिए आ रहे हैं। अब किसान जब ऐसा सुनेंगे तो नेचुरली उनको गुस्सा आएगा। गुस्से में उन्होंने क्या किया, जो जो उनको सामने दिखाई दिया, किसी को हंसिया दिखाई दिया, यहां पर लिखा भी है फ्रेंची, पिच फॉक, ये सब जो है उन्होंने उठा लिया। अब ये उठाकर कहां भागे लोग, सारे भागे कहां, जहां नॉवेल्स वगैरह रहते हैं और ये जो लॉर्ड्स वगैरह रहते हैं उस क्षेत्र में, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं उनका क्षेत्र अलग होता है, और इनका एक वर्ड आता है यहाँ पर चटॉक्स। चटॉक्स जो है ये एरिया था जहां पर लॉर्ड वगैरह वहां पर या नॉवेल्स जो है वो रहते होते थे। ये सारे के सारे पीजेंट जो है अपना हंसिया, जो भी था इनके पास, जो भी चीज जिससे कि मार सकते थे, वो हाथ में उठाया और भागे चटॉक्स की ओर। वहां जाकर उन्होंने, और जैसे ही लॉर्ड्स को और ये नॉवेल्स वगैरह को पता चला कि सारे किसान गुस्से में इधर आ रहे हैं, उन लोगों ने अपने घर बार छोड़े और अब दूसरी तरफ भाग गए। ठीक है, यहां पर ये जो है जो लॉर्ड थे वो भाग गए। अब उनके डर से वहां से वो लोग चले गए। अब इन्होंने क्या किया, किसानों ने उनके जितने गोडाउन से उनमें लूटपाट मचाई, जितना भी अनाज लूटना था वो सब लूट कर वहां से चले आए। अब ऐसे में उनका भी गुस्सा शांत हो जाएगा। अब आता है 4 अगस्त 1789। ठीक है, 4 अगस्त 1789 की बात कर रहे हैं हम। पास्ट अ डिक्री, अब फाइनली जो है यहाँ पर जो किंग है, मोनार्क है, उसने नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन दे दी और ये मान लिया कि अब वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगा, वो अपना मनमाना बिहेव नहीं करेगा। 4 अगस्त 1789 पास्ट अ डिक्री टू अबॉलिश डेस्पोटिक रूल। ठीक है, यहां पर एक डिक्री जो है जारी कर दिया गया जिसके अकॉर्डिंग जो टैक्स था, जो चर्च लेता था टैक्स, उसको अबॉलिश कर दिया गया, मना कर दिया गया। चर्च के पास जितने भी प्रिविलेजेस थे वो उसने गिव अप कर दिए, ये बोला गया। और जो डेस्पोटिक रूल था यानी कि मोनार्क का जो रूल था वो खत्म कर दिया गया। और चर्च के पास जितनी एक्स्ट्रा जो लोग उनको दान में देते थे जमीनें, वो सब कॉन्फिस्केटेड कर लिया गया, कब्जा कर लिया गया सरकार के द्वारा। क्यों? क्योंकि जो पीजेंट्स है उनके पास जमीन नहीं है, चर्च जमीन रखकर क्या करेगी, तो उनसे वो सारा जमीन रख लिया गया। अब जब इन सब ने भी ये चीज दे दी कि टैक्सेस देने लगे और बाकी सब चीज, ये जो प्रिविलेजेस हैं वो सब लेंगे, तो जो टू लिबरे, जो इस पर उधार था, जो इसके ऊपर कर्जा चढ़ गया था मोनार्क के ऊपर, उतना पैसा आ गया। अब देख लीजिए, अपने ही देश में या किसी भी देश में जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, ये पैसा जो ब्लॉक करके रखते हैं, अगर उनसे सही तरीके से टैक्सेस हर कोई भरे तो कोई भी देश में फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो कभी भी खराब नहीं होगी। तो यहां पर भी जो इतना ज्यादा जो ट्रेजरी जो है खाली था या जो भी था, तो यहां पर जो चर्च वगैरह भी अब देने लगे, उन्होंने अपना जमीन दे दिया, बाकी जो टैक्सेस देने लगे। स्टार्टिंग में क्या था, ओनली थर्ड स्टेट जो है टैक्स दे रहा था, बाकी नहीं दे रहे थे कोई भी, ना फर्स्ट स्टेट ना सेकंड स्टेट। थर्ड स्टेट के लोग दे रहे थे जो कि पुअर थे, उनके पास जमीन कम थी, उन्हें बोला गया टैक्स देने के लिए और बाकी लोगों को नहीं बोला गया, तो नेचुरली उनके पास ज्यादा पैसा होगा। तो यहां पर जब ये डिक्री लागू किया गया तो इनका जो टू लिबरे का जो कर्जा था वो टैक्सेस उनके पास आ गया। ठीक है, तो ये हुआ आपका फ्रांस सीज विद द नेक्स्ट टॉपिक, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे बना? नेशनल असेंबली है उसने पूरा अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है कंप्लीट कर लिया है, और वो ईयर कौन सा था, 1791। इट्स मेन ऑब्जेक्ट क्या था यहाँ पर, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, वॉज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। मतलब जो मोनार्क की जो पावर्स है उसको क्या करना, लिमिटेशन में रखना। ये इसका काम पूरा हो गया था। ईयर आपको याद रखना है कि नेशनल असेंबली ने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है कंप्लीट कब किया, तो ईयर आपका होगा 1791। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव इसको जो था वो मैंने बता दिया आपका। ठीक है, नाउ पावर्स सेपरेटेड एंड असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। आपने जो पढ़ा था वहां पर पीछे जो फिलोसफर ने बोला था वही यहाँ पर जो है किया गया कि पावर्स जो है सेपरेट किए गए, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं किए गए किसी भी एक हाथ में। ठीक है, जैसे ही किसी एक हाथ में, मैंने आपको पीछे बताया कि किसी एक हाथ में होता है तो वो अपने आप को क्या समझने लग जाता है, बाहुबली। ठीक है ना, कि सारी पावर्स मेरे पास ही हैं। इसलिए यहां पर जो है
पावर्स जो है वो सेपरेट कर दी गई। ठीक है, कैसे सेपरेट, कैसे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इस तरह से बांट दिया गया कि हर कोई एक दूसरे को देख पाए कोई सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा। सपोज सारी पावर मेरे को ही दे दी गई तो मैं सही करूं गलत करूं मुझे कोई रोकने वाला ही नहीं है। लेकिन अगर मेरे को कुछ पावर दी गई किसी को और, तो नेचुरली है ना, वो एक दूसरे को देखेंगे और उसी डर से सही काम भी करेंगे। तो यहां पर भी वही किया गया, सेपरेट कर दी गई पावर और बांट दी गई पावर। ठीक है, किस किस में, लेजिस्लेचर यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। फिर आता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन नेशनल असेंबली विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड पीपल। वहां पर जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड पीपल थे उनको जो है पावर दी गई कि ये लोग एक ग्रुप बनाकर जो है चूज करें। ठीक है, अब कैसे, कौन से होंगे वो लोग, वहां पर जो जिनको वोटिंग राइट होगा उनके लिए क्या वो था, उनका था कम से कम वो 25 ईयर्स के होंगे, इससे नीचे वालों को राइट नहीं दिया गया। 25 ईयर्स, ध्यान से सुनते रहना, 25 ईयर्स के होने चाहिए और जो कि इतना टैक्स भरते हो जितना कि उनकी 3 दिन की वेजेस हो, यानी कि जितना वो 3 दिन की मजदूरी करते हैं उतना तो कम से कम वो टैक्स पे करते हो। मान लीजिए एक इंसान की 20 रुपए पर डे की है तो कम से कम वो सरकार को 60 रुपए दे रहे हो टैक्स में, उनको पावर मिलेगी वोट। ठीक है, वोटिंग का राइट उनको मिलेगा। तो यहां पर ये दिया भी गया है कि हु पे टैक्सेस इक्वल टू द एटलीस्ट 3 डेज ऑफ अ लेबरर्स वेज, जो लेबर है उनकी जो वेज है यानी कि जो उनकी मजदूरी है वो 3 दिन की, उतना वो कम से कम टैक्स दे रहे हो और 25 साल के हो, वर गिवन द स्टेट ऑफ द एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन का मतलब यही है यानी कि जो वोट डाल सकता है उसे एक्टिव सिटीजन बोला गया। बाकी जो लोग टैक्स पे नहीं कर रहे या 25 साल से नीचे हैं या वुमेन कैटेगरी में है, वुमेन को भी राइट नहीं मिला था। तो यहां पर रेस्ट ऑफ द जो है पीपल उनको पासिव सिटीजन कहा गया जिनको वोटिंग राइट नहीं था। ओके, अब आता है आपका द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ अ मैन एंड सिटीजन। जैसे कह रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो शुरुआत हुई और ये डिक्लेयर किया गया कि जितने भी वहां पर लोग हैं उन सबको इक्वलिटी का, फ्रीडम का, इक्वल बिफोर द लॉ, ये सब सारे जो है राइट्स मिलेंगे और सिटीजन को जो है राइट्स मिलेंगे। तो ये हो गया आपका फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये सब चीज तो आपको समझ में आ गई, लेकिन कुछ एक मैटर था यहाँ पर जो अभी हमने बात की थी कि कुछ तो लिटरेट पीपल होते हैं और कुछ इलिटरेट होते हैं। अब उनको समझाने के लिए कि उनके अंदर भी जागरूकता रहे तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज थे जो कि कुछ चिन्हों, साइन का यूज करते थे, जैसे फेटर्स, ब्रोकन फेटर्स। फेटर्स क्या होता है, चेन, जंजीर। तो जो स्लेव होते हैं अगर जंजीर दिखाया गया तो यानी कि वो स्लेव है और टूटी हुई चेन दिखाया गया तो यानी कि वो आजाद है। तो ऐसे ही रेड कैप से उन्होंने स्लेव को दिखा रखा था, वो ऐसे मुड़ी हुई। फिर एक रॉड दिखाया गया कि मतलब अगर आप रॉड यानी कि कोई एक सिंगल है तो उसको इजीली जो है तोड़ सकता है कोई भी, लेकिन अगर आप एकजुट हो जाते हैं, यूनिटी में रहते हैं तो आपको कोई तोड़ नहीं सकता। ऐसे करके बहुत सारे वहां पर सिंबलाइज किए गए थे कि जो लोग नहीं समझ सकते ये सब चीजें कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है या यूनिटी क्या है, उनको समझाने के लिए ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी जो थी उन्होंने ये सब चीजें साइन यूज की। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में आज इतना ही, और नेक्स्ट जो इसका कंटेंट है वो आपको नेक्स्ट टॉपिक में मिलेगा मेरा, यानी कि जो नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा उसमें। आज के लिए थैंक यू।